अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे अहम ख़बर है, एक तो अयाज़ अमीर साहब की बहू का कत्ल है उनके बेटे के हाथों। लेकिन दूसरी अहम ख़बर है कि जुमे के रोज़, जुमा मुबारक वैसे, जुमे के रोज़ जो है वो इसहाक डार साहब को इस्लामाबाद की जो एहतसाब अदालत है उन्होंने उनके जो दायमी वारंट जारी किए थे अदम हाज़िरी की बुनियाद के ऊपर वो मुअत्तल कर दिए हैं और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ को रोका है कि वो उनके पाकिस्तान पहुंचने पर उनको गिरफ़्तार मत करें ताआन के कि वो अदालत के सामने पेश हों। और उनके वो वारंट मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किए गए हैं, सिर्फ मुअत्तल किए गए हैं। मुकम्मल तौर पे ख़त्म तब होंगे जब वो अदालत के सामने पेश हो जाएंगे। तो इसहाक डार साहब के ऊपर एक जाली किस्म का मुकदमा बनाया गया था आपको, और उसकी जालसाजी जो है उसका मेयार क्या है वो आपको मरियम नवाज़ शरीफ के मुकदमे से पता चल गया होगा कि जब उनके मुकदमे में वकील नैब के वकील को कहा गया कि हक़ाइक़ पेश करें, और बाय द वे नैब का वो वकील जो कि पीटीआई ने अपॉइंट किया था, तो नैब के वकील को जब कहा गया कि हक़ाइक़ पेश फरमाइए जनाब, तो उन्होंने मतलब कि जो चीज़ें पेश की अदालत ने कहा ये तो हक़ाइक़ नहीं है। तो करते 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 आखिरकार उसने पनाह ली कि ये तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था हमारे लिए कि इसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें और मुकदमा दर्ज करके इनको पेनलाइज करें। ठीक है, हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे किया था। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म छोड़ें, सुप्रीम कोर्ट ने निगरान जज भी बिठाया हुआ ऐसी, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म छोड़ें, आप हक़ाइक़ पे आएँ। तो हक़ाइक़ के ऊपर जिस तरह आएँ बाएँ शाएँ, नैब के हुकाम या नैब का वकील जो कि जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की पार्टी का है और उन्होंने ही उसकी तकर्री कर रखी है, वो आएँ बाएँ शाएँ करने लग गए। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इन मुकदमात में कितनी हकीकत है। ये जो इसहाक डार साहब को जब ये मफरूर करार दिया गया या अब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया, तो उसके बाद फिर उनके घर के ऊपर भी कब्ज़ा करके उसकी नीलामी करने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर उनके जो वो चलाया करते थे अल हजवेरी ट्रस्ट जो है वो चलाया करते थे, और हजवेरी ट्रस्ट से बहुत काम किया इसहाक डार साहब ने। नॉर्मली वो उसके लिए कोई एक्सटर्नल डोनेशन नहीं लिया करते थे, ये उनका अपना एसेट्स का जो ज़कात और खैरात होती थी वो उसके ज़रिए उन्होंने एक चैनलाइज़ किया हुआ था, चैनलाइजेशन की हुई थी, उससे बांटा करते थे। बहुत सारे बेसहारा स्टूडेंट को स्टाइपेंड वगैरह मिलते थे, कुछ बेवगान के उसके ऊपर वो वज़ाइफ भी लगे हुए थे मंथली, और मतलब कि कुछ बच्चों की फ़ीसें वगैरह जो थी वो भी अदा होती थी इससे अपना। तो यूँ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब उस घर के ऊपर जो है वो कुर्की के आर्डर लेके पहुँचे होंगे हुकाम, तो उस वक्त जो है वो अली डार के दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी जिसका बचपन उस घर में गुजरा होगा। है एक यादें तो होती हैं ना यार, मेरा मतलब है। लेकिन वो उन्होंने इसलिए भुगता क्योंकि उस वक्त इस मुल्क के अंदर जो था वो पूरा सिस्टम बिछाया जा चुका था। लाला सहराई जो हैं वो इसके ऊपर जो हैं वो सहरा का फूल, हाँ लाला सहराई समझते तो है ना मैं किन्हों कह रहे हैं। लाला सहराई ने पूरा एक कैंसर की तरह एक निज़ाम बिछा दिया हुआ था, और वो निज़ाम जो था उसका ख्याल था कि वो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी उनका फ्रंट का चेहरा होगा, वो उनका मुंह होगा, और उस मुंह को दिखा के वो इस मुल्क के ऊपर रहती दुनिया तक हुकूमत करेंगे। और जैसा कि मैं अपने एक और व्लॉग में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनका ये ख्याल था कि ये दुनिया ऐसे ही रहनी है और हम हुकूमत करेंगे, और यूँ चकवाल का एक फर्जंद जो होगा वो पाक फ़ौज का सरबराह बनेगा पहली दफ़ा तारीख़ के अंदर। तो ये उन्होंने चकवाल ग्रुप भी बहुत खेड़ा। तो वो सारा कुछ करने के लिए उन्होंने ये जाल बिछाया हुआ था जो उनके सीनियर्स ने उनके हवाले किया था, और फिर उन्होंने एतराफ़ भी किया जलसे के अंदर। ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, जिनको प्यार से हमारे मुमताज़ भट्टी साहब ज़हीर आजरी कहते हैं, मेरा आजरी उनका गांव है, तो ज़हीर आजरी साहब जो हैं ये सारे लोग और फिर पाशा साहब ये सब उसी लेगेसी को लेके चल रहे थे। इनके ख्याल में दुनिया का आखिरी प्रोजेक्ट इनके ख्याल दिमाग के अंदर समा गया था। इसी तरह आजकल भी एक मतलब के वो है, वो इस तरह के जो होते हैं ना जी खुद साख्ता किस्म के इंटेलेक्चुअल,
और वो एक आध प्रमोशन के लिए एक आध रिसर्च करके अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देते हैं। दुनिया के अंदर इल्म का ओशन है, दुनिया के अंदर इल्म हर गुज़रते लम्हे के साथ वजूद में आ रहा है, टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है। आप क्या बेचते हैं यार? आप एक ओहदे से दूसरे ओहदे पे जाने के लिए एक रिसर्च पेपर लिख लेते हैं पकड़ पकड़ा के, बेचने वाले भी वही थे, कमान अपना गाण वाले भी वही थे, बजाने वाले भी वही, रिसर्च पेपर करने वाले भी वही, और आगे उसको चेक करके प्रमोशन रिकमेंड करने वाले भी वही। तो फिर उसके नतीजे के अंदर जो शाहकार वजूद में आते हैं वो इसी तरह के होते हैं ना, कि वो अपने आप को अक्ल कुल समझना शुरू कर देते हैं, उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं होता। एक बात मैं आपको, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि मतलब कि बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे जाती हैं। यमन एक मुल्क होता है जी, पहले वो जनूबी यमन और शुमाली नहीं, पहले वो जनूबी और शुमाली होता था, या मशरकी या मगरबी होता था, कोई इस तरह का होता था। पहले 2 यमन होते थे, फिर मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद फिर वहाँ पे एक मलेशिया वजूद में लाई गई, एक तबका वजूद में लाया गया जो लिबनान में है, जो शाम में है, ठीक है, वो तबका वजूद में आया, हमारे यहाँ भी है। तो वो तबका वजूद में आया, उन्होंने कहा जी हम जमहूरी तौर पे मुंतखब हुकूमत को नहीं मानते। जमहूरी हुकूमत के ऊपर उन्होंने हमला किया, जिस तरह हमारे यहाँ हमला हुआ था, ठीक है, लॉन्ग मार्च। और उन्होंने कहा जी हम प्रेसिडेंट जो उस वक्त वहाँ पे मुंतखब था उसको निकाल के बाहर फेंकेंगे। वही अल्फाज पाकिस्तान के अंदर जो थे वो भी तकरीरों के अंदर हमें सुनाई दिए। फिर उन्होंने वहाँ से वो सदर को जो था वो निकाल के बाहर मारा। सदर भाग के सऊदी अरब के पास चला गया। उसने कहा देखें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मेरी हुकूमत है, तस्लीम शुदा हुकूमत है, और मेरे आम लोग जो हैं वो हथियार उठाने को तैयार नहीं। ये जो माइनॉरिटी है और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा के ईरान उसको असला देता है, ये असला पकड़ के आ गया, अब हम क्या करें, आप हमारी मदद करें। हमारे तो 2 तरफ समुंदर था और 2 तरफ ओमान और सऊदीया थे, तो हमें तो किसी का ख़तरा ही नहीं था, इसलिए हमारे पास हथियार कोई नहीं, ये ले के आ गए हथियार। फिर वहाँ पे खाना जंगी शुरू हो गई। उसी वक्त ही बिल्कुल सेम पैटर्न था, जत्थों का मुसल्ला होके दारुल हुकूमत पे हमला आवर होना, सेम पैटर्न था सनआ और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर, और सेम कम्युनिटीज़ और सेम माइनॉरिटीज़ उसके अंदर शामिल थी, ठीक है। आपने इसकी तरफ ध्यान रखना। और उसके बाद फिर जनाब अब आप उस वहाँ से उठा के मैं लम्हा मौजूद में आपको लेके आना चाह रहा हूँ। ईरान के अंदर एक बच्ची जो है उसने सर के ऊपर हिजाब नहीं ओढ़ा हुआ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी अखलाकी पुलिस जो है उसने उनको फेंटा। बेसिकली मौलवी साहिबान मुआशरे के ऊपर अपना उसके ज़रिए वो लोहे का जो पंजा है वो गाड़ के रखते हैं, तो उन्होंने उसको बेचारी को टार्चर किया। टार्चर के दौरान वो शहीद हो गई, और शहीद उसकी शहादत के ऊपर पूरे ईरान के अंदर मुजाहरे फूट पड़े। ना सिर्फ के ईरान के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर जहाँ पे ईरानी रहते हैं वो दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए। वहाँ पे ख़वातीन ने अपने वो उतारे और अपने बाल काट के एहतजाज किया। ये ज़ाहिर है उनका कोई तरीका होगा, हमें नहीं पता। उधर तेहरान के अंदर ये वाला शुरू है। तेहरान और ईरान के तमाम शहरों के अंदर बेशबहा मुजाहरे हो रहे हैं, ठीक है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि ऑब्वियस रीज़न की बुनियाद के ऊपर उस पर डिस्कशन नहीं की जा सकती, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है, मतलब कि वो इसको फौरी तौर पे फ़िरका वाराना रंग दे देता है, तो हम भी डिस्कस नहीं कर रहे। लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर फिर वो क़ुव्वतें जो 2014 के अंदर मुतहरक हुई थी, जैसे सना वाला हमला हुआ था, अब वो फिर मुतहरक हो गई हैं। और वो कहते हैं कि हम कैपिटल के ऊपर 25 लाख लोग लेके हमलावर होंगे और 30 लाख लोग लेके हमलावर होंगे। ये अजीबो-गरीब किस्म की सिमिलैरिटी है। एवं ही याद आ गई, मैं क्या व्लॉग भी तो पूरा करना है ना, तो एवं ही याद आ गई, तो मैंने कहा मैं आपकी शान अक़दस में अर्ज़ कर दूँ। इसहाक़ डार साहब क्यों ज़रूरी हैं पाकिस्तान की मईशत के लिए? कुछ लोग तो वो हैं जो कहते हैं कि जी जिस तरह मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनको फ्लॉप किया गया है और PMLN को गालम गलोच हुई है, अब PMLN अब इसहाक़ डार साहब को बुलाया जा रहा है ताकि उनको भी गालम गलोच करके फ़ारग किया जा सके। यूँ जो PMLN नाज़ा रही है अपनी मुआशी टीम के ऊपर, उसका धड़न तख्ता किया जा सके। देखिए, इसमें देखना होगा कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी तारीफ़ इस वक्त मुल्क में क्यों हो रही है या कौन से हल्के कर रहे हैं। जो इकॉनमी को जानने वाले हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जी मिफ्ता इस्माइल से अच्छा बंदा ही कोई नहीं है।
उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि मिफ्ता साहब जो हैं वो बाय द बुक चल रहे हैं, जो कानून के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक चल रहे हैं और वो बिल्कुल इकॉनमी को निकाल के ले जाएंगे। देखिए बात ये है कि बाय द बुक चलने की आप बात वहाँ पे करें जहाँ पे जो है आपकी इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड होती है, आपकी इकॉनमी के अंदर डिस्टॉर्शंस ना हो। पाकिस्तान की गंदम जब वो सब्सिडाइज करके अपने कंज्यूमर को खिलाने की कोशिश करता है तो अपने को तो कम मिलती है, हमसाया मुल्क ईरान और हमसाया मुल्क भारत और हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान में ज़्यादा मिल रही होती है, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जिन्होंने ये स्मगलिंग रोकनी होती है उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बाद में वो बॉर्डर से भाग के आदिल राजा की तरह बरतानिया जाके बैठ के सारे कच्चे छट्टे खोलते हैं, लेकिन हमें तो बिज़नेस जर्नलिस्ट के तौर पे पता है ना जी कि वो क्या होता है, तो वो नहीं रोक पाते जी, या नहीं रोकते या नहीं रोकी जाती। वजूहात क्या है, मैं वजूहात 10 के गैब होना है, लेकिन मैंने एक फ़िक्रे की में कूज़े में दरिया को बंद करने की कोशिश की कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नहीं रुकती। इस इकॉनमी के अंदर हम ऑपरेट कर रहे हैं कि जहाँ पे हम टारगेटेड सब्सिडी देते हैं कि गंदम जो है उसको टारगेट कर दें, तो जिसके ऊपर लिखा होता है हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 किलो का आटा 390 रुपये का मुकाबले में बिक रहा होता है, तो रास्ते में चेक पोस्टें आती हैं, बॉर्डर आते हैं, चाको चौबंद दस्ते खड़े हुए आते हैं, कोई भी नहीं रोकता पाया। उस इकॉनमी की हम बात कर रहे हैं जो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड ही नहीं है। एक अंदाजे के मुताबिक 40% और एक अंदाजे के मुताबिक 60% उसका अनडॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, उस इकॉनमी के लिए आप बाय द बुक नहीं चल सकते, आपको जुगाड़ लगानी पड़ेगी और पहरा देना पड़ेगा खड़े होके, जिस तरह के जनाब इसहाक डार दिया करते थे। वो सुबह नमाज के वक्त उठ जाया करते थे और उसके बाद फिर उनकी टू डू लिस्ट के अंदर शुरू हो जाता था वो मेरी जो ज़ाती इतलात हैं उनके मुताबिक वो जनाब स्टेट बैंक के लोगों को भी फ़ोन किया करते थे सूरत हाल डिस्कस किया करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज के लोगों को भी, और मेरा मतलब है कि वो डॉलर को कंट्रोल रखने के लिए बैंकों से भी पूछ लिया करते थे कि यार ये जो तुम्हारी तरफ से वो इतने करोड़ डॉलर की डिमांड आई है एलसी खुलने के लिए, वो कंपनी कौन सी है और वो करना क्या चाहती है। ठीक है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उन पर इल्ज़ाम लगाते थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि उन्हें ब्लैकमेल स्पेकुलेशन नहीं कर पाते थे ना कि ज़्यादा डॉलर ख़रीद के तो मार्केट में कमी पैदा करके तो दोबारा कुछ हिस्सा डाल के तो पैसे कमा लिए, तो वो नहीं करने देते थे ना भाई। तो जब नहीं किसी को आप चोरी या डकैती करने देंगे तो फिर वो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। तो डॉक्टर साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते थे कि इन्होंने अरबों बनाया, इन्होंने खरबों बनाया। अरबों खरबों बनाया होता तो नज़र आता ना यार, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसके ऊपर ज़ाती तौर पे पहरा देते थे। हमें ऐसे बंदे की ज़रूरत है, हमें मिफ्ता इस्माइल की ज़रूरत नहीं है जो बाय द बुक चले। हम इकॉनमी के इस रिकवरी फेज़ के अंदर, जिसके अंदर हमारा 40 अरब डॉलर का GDP उड़ गया है और दुनिया हमें, अमेरिका ने सबसे बड़ी जो इमदाद दी है वो 5.5 करोड़ डॉलर की दी है। 40 अरब डॉलर और 5.5 करोड़, अब आप अंदाज़ा कर क्या रहूँ मैं इस बात को। तो मतलब बाकियों ने भी कोई 2 लाख डॉलर को 2.5 लाख डॉलर को, भाई हमें इतना बड़ा काम देना है तो इसका मतलब है हमें फंड्स अंदर से जनरेट करने हैं, अपनी ही किसी पिछली जेब में से अगली जेब में से निकालने, और अगर निकालने हैं तो उसके लिए हमें फिर एक जुगाड़बाज किस्म का फाइनेंस मिनिस्टर चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसहाक डार साहब जुगाड़ी हैं, इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने पूरा नॉलेज हासिल कर रखा है, अकाउंट कैसे मेंटेन करना है और एडिटर को कैसे मुतमईन करना है, जो कि IMF इस वक्त वो भी उनको आता है। और उधर से चाचू ने मिल भी लिया है IMF की सरबराह से और उसे कहा है कि कंडीशनैलिटी थोड़ी सी नरम करो। उन्होंने कहा हाँ हाँ कर देते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जी दिसंबर तक हम आपको 2 अरब डॉलर अजाफी रिलीज़ कर देंगे ताकि आप ये तामीर नौ का काम कर सकें। तो काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश तो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इसको मैनेज करना और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जुगाड़ करके तो इसमें से निकाल के ले जाना, इसके लिए इसहाक डार साहब का वजूद ना सिर्फ का गनीमत है बल्कि ज़रूरी है। और सुना है कि वो डॉक्टर साहब की रवानगी के इंतज़ामात शुरू हो गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर आपसे इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।